नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को। और आज का टॉपिक क्या है? हम जो पहले लास्ट वीडियो में जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी। क्या लीगल ड्यूटी? भाई आपकी या मेरी, किसी की भी कोई ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? अपने एसेट की रक्षा करने, अपने संपत्ति की रक्षा करने की बनती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आप अपनी लीगल ड्यूटी से भाग जाएंगे और उस वजह से अगर कुछ नुकसान हो गया तो आपको कंपनसेशन या फिर इंश्योरेंस वाले कुछ दे देंगे, नहीं। तो सारा खेल है कि नेग्लिजेंस का। यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि अगर आपने अपनी लीगल ड्यूटी पूरी नहीं की तो आपके एंड पे नेग्लिजेंस है। ठीक है। जैसे कि कोई आप मोटर कार ड्राइव करते हो तो रेड लाइट पे आपको रुकना है, ड्राइव सेफली ड्राइव करने के कुछ नियम फॉलो करने हैं, तो स्पीड लिमिट को फॉलो करना है। तो ये सब आपकी लीगल ड्यूटी बनती है। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करोगे तो हाई चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के। ऐसे ही अपने आप को हार्म से मतलब नुकसान से बचाना आपकी लीगल ड्यूटी बनती है। तो वही है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी। तो लीगल ड्यूटी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। फेलियर टू परफॉर्म मतलब आपने जो ड्यूटी आपकी है और वो आप फेल हो जाते हैं, लीगल ड्यूटी ही नहीं कर पा रहे हैं। जो लॉ के द्वारा लीगल ड्यूटी है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है अपने आप को बचाने के लिए, किसी दुर्घटना से बचाने के लिए। अगर आप वो सब नहीं करते हो तो फिर तो आपका ही नेग्लिजेंस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंजर समवन बिकॉज यू फेल टू रिपेयर द फॉल्टी ब्रेक्स ऑन योर कार। तुमने अपनी कार में, तुम्हारी ब्रेक्स खराब थी और तुमने उसको ठीक करने से ठीक ही नहीं कराया, तो तुम्हारे एंड पे ये गलती है, तुम्हारे एंड पे नेग्लिजेंस है। तो यू कुड बी फाउंड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। तो भैया तुम नेग्लिजेंस की गिल्टी माने जाओगे। नाउ डैमेज और इंजरी। थर्ड रिक्वायरमेंट है डैमेज और इंजरी टू द क्लेमेंट। मतलब सामने वाले को डैमेज होना चाहिए या इंजरी होना चाहिए तभी तो कोई क्लेम देगा ना। तो इंजर्ड पर्सन मस्ट शो, जो इंजर्ड पर्सन होगा उसको डैमेज दिखाना होगा, इंजरी दिखाना होगा, जिस एक्शन की वजह से, जिस खराब हरकत की वजह से उसको नुकसान हुआ है। कंपनसेशन, कंपेसेटरी डैमेज, अगर वो डैमेज ऐसा है जिसको कंपनसेट किया जा सकता है। कंपनसेटरी डैमेज के में स्पेशल डैमेज और जनरल डैमेज दोनों आ जाते हैं। स्पेशल डैमेज में जो भी लॉस हुआ है उसका अमाउंट दे दिया जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस या अर्निंग लॉस्ट हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। और जनरल डैमेजेस में जो कि स्पेसिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता है, स्पेसिफिकली उसको बताया नहीं, जैसे सफरिंग, डिसफिगरमेंट, लॉस ऑफ कंपेनियनशिप ऑफ ए स्पाउस, मतलब इमोशनल चीजें हैं कि हाँ मुझे इतना दुख झेलना पड़ा, ये सब चीजें, तो वो जनरल डैमेज हो जाती है। फिर है पनिटिव डैमेज, जिसमें आप, ये डैमेज ही ऐसा बनाएगा इसमें पीपल को पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। ठीक है, जो भी रॉन्गफुल एक्ट करेंगे पनिटिव डैमेज बोलेंगे। प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सीमेट कॉज रिलेशनशिप। फाइनल रिक्वायरमेंट इज दैट अ प्रॉक्सीमेट कॉज रिलेशनशिप। प्रॉक्सीमेट क्लॉज का मतलब, कॉज का मतलब क्या होता है? अनब्रोकन बाय एनी न्यू और इंडिपेंडेंट कॉज which produces an event that otherwise would not have occurred। मतलब ये कि ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता था। there must be an unbroken chain of events between the negligent act and the injury or harm that occurs। मतलब कि जो नेग्लिजेंट की वजह से और जो नुकसान हुआ है उनको रोका जा सकता था, रोका जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रंक ड्राइवर, दारू पी के चलाने वाला बंदा, हु रन्स अ रेड लाइट एंड kills another motorist would meet the proximate cause requirement। बंदा ना दारू पीता, ना रेड लाइट जंप करता, न सामने वाले की मौत होती। सर्टेन लीगल डिफेंसेस कैन डिफीट अ क्लेम ऑफ नेग्लिजेंस। कुछ लीगल डिफेंसेस हैं जहां पे नेग्लिजेंस से बचा जा सकता है। वो क्या है? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कंपैरेटिव नेग्लिजेंस, लास्ट क्लियर क्लियर चांस रूल और एजम्पशन रूल। रिस्क मतलब ये चार चीजें हैं जिसमें नेग्लिजेंस के क्लेम्स को भी ठुकराया जा सकता है। नाउ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, a few jurisdictions have contributory negligence laws। contributory negligence मतलब that if the injured person conduct falls below the standard of care required for his or her protection। अगर किसी बंदे ने
अगर किसी बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने थे वो नहीं किए एंड सच कंडक्ट कंट्रीब्यूटेड टू द इंजरी, और जिसकी वजह से इंजरी हो गई है, तो उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी। द इंजर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट डैमेजेस, ठीक है, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो फिर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस क्या है? बिकॉज ऑफ हार्नेस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की वजह से अगर लॉ ने कुछ ऐसा अप्लाई कर दिया, सो मोस्ट स्टेट हैव एनेक्टेड सम टाइप ऑफ कंपैरेटिव नेग्लिजेंस लॉ, सच लॉ अलाउ एन इंजर्ड पर्सन, ये लॉ इंजर्ड पर्सन को अलाउ करता है कि कुछ डैमेज तुम्हें दिया जाएगा, इवन तुमने कंट्रीब्यूट किया है उसमें, तुमने नेग्लिजेंस किया है, फिर भी तुम्हें कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज तुम्हें दिया जाएगा, वो है कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। तो कंपैरेटिव नेग्लिजेंस के केस में आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। लास्ट क्लियर चांस रूल, अनदर स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डॉक्ट्रिन इज नोन एज अ लास्ट क्लियर चांस रूल। इसका मतलब जो ये बोलता है कि जो भी इसमें या जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है नेग्लिजेंस में कैन स्टिल रिकवर डैमेज फ्रॉम द डिफेंडेंट इफ, उसको कुछ पैसा मिल सकता है इफ द डिफेंडेंट हैज अ लास्ट क्लियर चांस टू अवॉइड द एक्सीडेंट बट फेल्स टू डू। मतलब डिफेंडेंट के पास एक चांस था कि ऐसे एक्सीडेंट को वो रोक सकता था, तो ऐसे केस में नेग्लिजेंस के बाद भी थोड़ा बहुत अमाउंट आपको मिल जाएगा, एक चांस है, ठीक है। नाउ एजम्पशन ऑफ रिस्क, रिस्क की एजम्पशन क्या होती है? रिस्क का एजम्पशन तो हमेशा लेके चलना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन इज अनदर डिफेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिफीट अ क्लेम और डैमेज। भाई आपको ये मान्यता रखनी पड़ेगी कि इतना रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम you are teaching a friend with a severe vision impairment to drive a car। तुम अपने दोस्त को कोई टीचिंग कर रहे हो, मतलब सिखा रहे हो, ठीक है ना। यू आर टीचिंग अ फ्रेंड सेवर विजन इम्पेयरमेंट, जबकि तुम्हारे पास खुद ही मतलब देखने विजन मतलब देखने वाली कोई प्रॉब्लम है और उसको आप ड्राइव सिखा रहे हो, एंड ही नेग्लिजेंटली क्रैशेज इनटू टेलीफोन पर, और वो नेग्लिजेंटली मतलब जो भी उसके एंड पे गलती हुई और टेलीफोन पोल में मार देता है और तुम्हें इंजर कर देता है। ही कुड यूज द अजम्पशन ऑफ रिस्क डॉक्ट्रिन एज ए लीगल डिफेंस इफ यू sue फॉर डैमेज। तो ऐसे केस में वो ये बता सकता है कि भाई विजन इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम थी, फिर भी तुम्हें पता था, फिर भी तुम ये सब कर रहे थे। तो इम्प्यूटेड नेग्लिजेंस का मतलब होता है कुछ कंडीशंस नेग्लिजेंस ऑफ वन पर्सन, जो एक पर्सन है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अनदर। तो वो ऐसा नेग्लिजेंस जो किसी दूसरे को भी ट्रांसफर किया जाता है। सेवरल एग्जांपल देख लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एग्जिस्ट वेयर द एम्प्लॉय इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, तो भैया एम्प्लॉयर के बिहाफ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, तो एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस मानी जाएगी, उसे कहते हैं इम्प्यूटेड नेग्लिजेंस। आप इसे इग्नोर कर सकते हो। नाउ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ नेग्लिजेंस, कि लॉ ऑफ नेग्लिजेंस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है। प्रॉपर्टी ओनर्स की पास भी कुछ तो लीगल ऑब्लिगेशन है ना, ताकि अपने आप को नुकसान से बचाओ। हाउएवर स्टैंडर्ड केयर और टू अदर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, तो सिचुएशन के बेस पे ये सारी डिफर करती हैं। थ्री ग्रुप्स ट्रेडिशनली, ट्रेसपैसर, लाइसेंसी और इनवाइटी, ये तीन ग्रुप हैं जिसको बताया गया। जैसे कि देखिए ट्रेसपैसर इज अ पर्सन हु एंटर्स और रिमेन्स ऑन द ओनर्स प्रॉपर्टी विदाउट द ओनर्स कंसेंट, मतलब एक ऐसा बंदा जो बिना ओनर की सहमति के, कस्टमर मतलब मालिक जो है घर का, उसकी बिना सहमति के, कंसेंट मतलब सहमति होती है, और उसकी प्रॉपर्टी में वो रह रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे को बोलेंगे हम ट्रेसपैसर। फिर लाइसेंसी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एंटर करने का और घर में रहने का ऑक्यूपेंट एक्सप्रेस्ड है और इम्प्लाइड परमिशन है। अब जैसे हम किसी मान लेते किसी से रेंट एग्रीमेंट बना लिया और फिर वहां हम रह रहे हैं, तो मुझे तो इम्प्लाइड परमिशन मिल गया कानूनी तरीके से ना। इनवाइटी इनवाइटी वो बंदा होता है हु इज इनवाइटेड, जिसको इनवाइट किया गया है कि भैया तुम इस बिल्डिंग में आओ और ऑक्यूपेंट की तरह रहो, उसके बेनिफिट्स उठाओ, तो इनवाइटी उससे बोलते हैं, इसमें इनवाइट किया गया है। अट्रैक्टिव न्यूसेंस डॉक्ट्रिन
An attractive nuisance is a condition that can attract and injure children. इसमें कुछ ऐसी conditions हैं जो कि चिल्ड्रन की इंजरी को अट्रैक्ट कर सकती है या चिल्ड्रन के लिए गलत हो सकता है. अंडर द attractive nuisance doctrine, the occupants of land are liable for the injuries of children. जो लैंड का ऑक्यूपेंट होगा, जो उस पर रहेगा, वो लाइबल होगा अगर चिल्ड्रन को कोई इंजरी होती है या कुछ भी डेंजरस कंडीशन या फीचर्स और होते हैं तो बच्चों के लिए. तो ये जो डॉक्ट्रिन अवेलेबल है कि चिल्ड्रन में नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट डेंजर, चिल्ड्रन को नहीं पता कि उसको उस लैंड के साथ साथ क्या और डेंजर चीजें या मिल सकती है, तो इसीलिए अगर बच्चों को कुछ होता है तो फिर ये अट्रैक्टिव न्यूसेंस डॉक्ट्रिन अप्लाई हो जाएगा. नाउ ओनर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल. ओनर ऑफ एन ऑटोमोबाइल हु ड्राइव्स इन अ केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल मैनर. अगर मान लो गाड़ी का मालिक जो ड्राइव कर रहा है केयरलेस तरीके से, इररिस्पॉन्सिबल मैनर, जिसकी कोई ऐसा लग रहा है जिसको जिम्मेदारी नहीं है, कैन बी हेल्ड लायबल फॉर प्रॉपर्टी डैमेज और बॉडीली इंजरी सस्टेन्ड बाय अनदर पर्सन. अगर किसी सामने बंदे को अगर इससे नुकसान होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है या उसकी बॉडीली इंजर्ड होती है, तो वो लायबल होगा. गवर्नमेंट एंटिटीज का मतलब होता है जो सरकार की कंपनी है, सरकार की लॉ है या सरकार की कानून है, या मान ले तो सरकार की कंपनी है, तो बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ फेडरल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट कुड नॉट बी sued अनलेस द गवर्नमेंट गेव. ऐसे केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट एंटिटीज को तब तक नहीं आप ठहरा सकते दोषी जब तक गवर्नमेंट कंसेंट ना देते. तो ऐसी कंपनीज या ऐसी चीजें जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट अपने आप के अगेंस्ट कैसे ऑर्डर दे देगा. फिर भी अगर ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट अगर आप देना चाहते हो तो गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए. नाउ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ये होते हैं जो चैरिटी के काम करते हैं. एट वन टाइम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वर जनरली इम्यून फ्रॉम लॉसूट्स. भैया एक बार तो चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन को लॉ सूट से बचाया जा सकता है. इम्यून जैसे इम्यून होता है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ गई उसकी, है ना, इम्यूनिटी क्षमता. तो दिस इम्यूनिटी हैज ग्रेजुअली बी इनेबलेटेड. अगर चाहे तो ऐसे जो राहत देने वाली चीजें उसको हटाया जा सकता है स्टेट लॉ और कोर्ट के डिसीजन से. अगला है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में दोनों की लीगल ड्यूटीज बनती है. तो अंडर द डॉक्ट्रिन रेस्पोंडेंट सुपीरियर एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर दी देखो भैया, एम्प्लॉय की गलती की वजह से अगर कुछ गलत होता है तो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, तो लायबल भी तो एम्प्लॉयर ही होगा ना. ठीक है ना. दस इफ अ सेल्स क्लर्क इन अ स्पोर्टिंग गुड स्टोर केयरलेसली ड्रॉप्स अ बेयर बॉल ऑन अ कस्टमर स्टोर, द ओनर ऑफ द स्टोर कैन बी हेल्ड लायबल. अगर भैया किसी दुकान में कोई बंदा बेचारा काम कर रहा है, जूनियर बॉय है, उसकी वजह से अगर कस्टमर की उंगली पे कुछ गिर गया और उसको चोट लग गई, तो इसमें ओनर जो दुकान का ओनर होगा वो लायबल होगा. बताओ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चे अगर कुछ करेंगे तो पेरेंट्स लायबल नहीं होंगे क्या अंडर दे, वही सारी चीजें. पेरेंट्स यूजुअली वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस टॉर्ट्स. पहले ऐसा था कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, लेकिन चिल्ड्रन हु रीच द एज ऑफ रीजन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रॉन्गफुल एक्ट. चिल्ड्रन अगर एक सर्टेन एज तक हो गए, उसके आगे कुछ करते हैं तो चिल्ड्रन ही लायबल है, अदरवाइज उसके पेरेंट्स लायबल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 साल का बच्चा है, उसको खेलने की अनुमति दी गई है, ठीक है, और वो लेकिन वो नॉर्मल खेल नहीं रहा है, वो लोडेड रिवॉल्वर से खेल रहा है. बताओ, अगर उसकी वजह से अगर कोई इंजरी होती है, किसी को मार देता है, तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स होंगे. तो यहाँ हर एक रिश्ते को, हर एक रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है. एनिमल्स, यार जिसका एनिमल होगा वही उसी को ठहराएंगे ना. तो ओनर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर held strictly liable for the injuries of other even if the animals are domesticated. मतलब ये कि जो भी ओनर होगा किसी एनिमल का, वो जितना नुकसान पहुंचा रहा है आगे, किसी को अगर नुकसान पहुंचाता है तो फिर वो ओनर ही लायबल होगा. तो ये देखो, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया सब यूएस वाले एग्जांपल है. इसलिए आप बस इसका मतलब समझो और अपनी लाइन अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो. ये दोबारा रिपीटेड है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमने कवर कर लिया.
ये जितनी भी चीजें हैं फिर बाद में ये सारी आप इग्नोर कर सकते हो, फिर हम इसको कुछ देख लेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लग नहीं रहा है। हमने सारे इसमें जो नेग्लिजेंस वाला पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था, जैसे हमने फिनिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेसन नंबर 4 करेंगे, प्रॉपर्टी रिस्क एंड डिसेबिलिटी रिस्क।